हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन इन न्यू वीडियो। तो आज हम लेकर के आए हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर सेट लेकर के आया हूँ। इसमें फुल डिस्कशन भी करेंगे। और साथ ही ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जब भी सेमेस्टर एग्जाम्स देने जाएं तो आप लगभग 2 3 4 सालों का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको एक बार सॉल्व जरूर कर लें, क्योंकि उसी से जो भी क्वेश्चन बनता है उसी से लगभग ऑलमोस्ट बनता ही है, क्योंकि इतने ज़्यादा सिलेबस होते नहीं हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और सारे प्रीवियस ईयर पेपर सेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ताकि ताकि आपको सारे पेपर सेट एक ही जगह पर मिल जाए। इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट का लिंक बनाया गया है, वहाँ पे जाकर के आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंडल वर्क ऑन। देखिए, मेंडल ने सबसे पहला जो भी इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, क्यों कहा गया, ये सब सारी चीज़ें अलग बात है, लेकिन क्यों इनको कहा गया, क्योंकि इन्होंने जब मटर पे जब अपना रिसर्च किया था तभी ये इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए। यानी कि जो भी इनका एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी किया उन्होंने मटर पे किया, इसलिए ये मटर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हो गए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। देखिए, मटर पे ही उन्होंने रिसर्च किया और दो लॉ दिए। पहला जो लॉ दिए वो उन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा जो दिए थे वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि फर्स्ट लॉ कौन सा था, तो फर्स्ट लॉ इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द F2 रेशियो ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आप जानते हैं मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें देखिए, जब एक ट्रेड को जब हाइब्रिड मतलब किसी एक ट्रेड पे कंसीडर करके कोई क्रॉस कराया जाता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। ठीक है, और वही डाई लग गया तो दो दो ट्रेड को ध्यान में रख के मेंडल का जो फर्स्ट नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें बेसिकली हमने मोनो हाइब्रिड का ही यूज किया था। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उस पर उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। अब जो सबसे पहले आपने देख लिया कि मेंडल किस क्रॉप पे किए, उन्होंने कितने नियम दिए, और उन्होंने जो भी नियम दिए थे उसमें से उन्होंने जो भी रेशियोज मिले थे उनके बारे में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। अब पूछा है कि मोनो हाइब्रिड की जो रेशियो कितनी आई थी वो कितनी थी। तो जीनोटिपिक रेशियो जो था वो हमारा 1:2:1 था, और फिनोटिपिक रेशियो हमारा था 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ते हैं। इसको ड्रा अलग पेन से कर लेते हैं, ठीक है, लाल पेन से ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोमोजोम आर मेड अप। आप देखिए, क्रोमोजोम किससे मिलके बने होते हैं, उनके अंदर डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। तो न्यूक्लिक डीएनए न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। देखिए, डीएनए क्रोमोजोम हो गया वो किससे मिलके बना है, न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना, न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंट्रोमेयर इज आल्सो कॉल्ड। सेंट्रोमेयर सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। एक क्रोमोजोम है, उसके बीच पार्ट में कंस्ट्रक्शन मेन मतलब गूथा हुआ पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। और जो ऊपर ऊपर के भाग होते हैं उसको हम बोलते हैं टीलोमेयर। जैसे ये पार्ट्स हो गए, ये वाले दोनों, ये क्या चीज़ है, टीलोमेयर। और जो बीच वाला पार्ट है वो सेंट्रोमेयर है। इसलिए जो सेंट्रोमेयर है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और जो टीलोमेयर्स होते हैं दो टे उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट रिलेटेड याद भी आ रहे होंगे, आपको रिवीजन भी होते जा रहे होंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल होता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल साइकिल कंसिस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सेल साइकिल के अंदर कितने फेजेज होते हैं। तो देखिए, सेल साइकिल के अंदर G1 S G2 और एम फेज होते हैं। इसके अलावा एक G0 फेज भी होता है जिसमें सेल का डिवीजन रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय।
तो जो द क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था आपके मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है, एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक इंटरेक्शन आर। जो भी जीन के अंदर, एक जीन के अंदर देखिए दो एलील होते हैं और इन्हीं दोनों का कभी रिसेसिव, कभी डोमिनेंस, कभी कोडोमिनेंस, मतलब जब कोई एक डोमिनेंट अपना प्रभाव डाल रहा है उसको डोमिनेंस कहते हैं, और जो दबता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव। और जब दोनों साथ ही अपना प्रभाव दें, यानी मैं नहीं कमाऊंगा, मैं नहीं कमाऊंगा, तो दोनों जब को डोमिनेंट, मतलब दोनों ही डोमिनेंट करें, उस चीज़ को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, एक जीन के अंदर दो एलील और झगड़ा दोनों एलील के बीच में है, तो इसलिए क्या चीज़ होगा, सारे ही हमारे एलाइलिक इंटरेक्शन की वजह से आने वाले क्वालिटीज है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द क्लोज एसोसिएशन ऑफ द जीन आर अदर डीएनए सीक्वेंस ऑन द सेम क्रोमोजोम। देखिए जब एक ही क्रोमोजोम पर जब जीन रहते हैं और साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं हेरिडिटी, मतलब अपने एक पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग के बाद एक साथ ही साथ जाता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं लिंकेज। यानी कि एक जीन जाएगा दूसरा भी जाएगा, साथ साथ ही जाएगा, आपको मतलब जनरली आइडिया नहीं लग पाएगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि लिंकेज की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी। वैसे क्वेश्चन में आगे आ भी सकता है कि लिंकेज की डिस्कवरी वगैरह के बारे में उससे क्वेश्चन आएगा तो हम बता देते हैं। यदि आपको आ रहा है तो आप अभी याद कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन कितना क्वेश्चन आते हैं इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये म्यूटेशन लीजिए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जब सडन हेरिटेबल चेंज होगा। देखिए सडन चेंज बेसिक चीज़ है, सडन चेंज हो गया, लेकिन यदि वो हेरिडिटी नहीं है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास आउट नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को म्यूटेशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ये ऐसा भी डिफिनीशन बना करके दे देता है और कन्फ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है सी। यहाँ पे देखिए गलती क्वेश्चन है, यल नहीं होता है आई होता है, जो कि लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए मूलर ने बनाया था। ठीक है, जैसे हमारा जो CIB टेक्निक्स होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रोसोफिला पे सबसे पहले मूलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पता लगाया था कि जब भी लिंकेज तो वो बनाया गया था, लिंकेज पता लगाया गया, उसके बाद से ये बताया गया कि जो मूलर साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो 6 क्रोमोजोम्स होते हैं जैसे कि एक्स और वाई, इस पर जो जीन होते हैं, जैसे कि अभी हीमोफीलिया यहाँ पे दिया हुआ है 6, ये लिंक्ड ट्रेट है, वो क्या होता है कि इन्हीं जीनों पे ही उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने बताया था, मूलर ने बताया था। अब देखिए हीमोफीलिया क्या चीज़ है, हीमोफीलिया एक डिजीज है जिसमें हमारे ब्लड क्लॉटिंग होता है, वो ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता है, ये चीज़ बनता है हमारे सेक्स लिंक्ड ट्रेट की वजह से, ये हमारे सेक्स लिंक्ड ट्रेट के द्वारा ही गवर्न की जाती है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास आउट होती है, वो भी सेक्स क्रोमोजोम पर ही इसकी जो जीन उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, काई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे काई स्क्वायर का फार्मूला पूछा है, तो काई स्क्वायर का बेसिकली फार्मूला हो गया OI माइनस EI का होल स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा EI। OI होता है क्या चीज़, O मतलब ऑब्जर्व वैल्यू और E मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इस तरह से ऑब्जर्व जो वैल्यू आपने पाया है और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो हम अपना वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है। देखिए जो मनुष्य में, ये तो आप सब जानते हैं कि एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम के सिस्टम हमारे ह्यूमन में सेक्स क्रोमोजोम को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ 15 है, फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम द DNA स्केल। देखिए आप सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया है कि DNA से जब RNA बनता है, DNA से RNA, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और जब RNA से प्रोटीन बनता है उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सिंपल। तो आपको सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्या पता पूछ सकता है कि RNA से प्रोटीन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो देखिए
एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए से आरएनए बना, आरएनए आपका गया राइबोसोम के पास, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो बेसिकली कहाँ बना आपका, राइबोसोम पे। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस हमारा कहाँ होता है, राइबोसोम पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, जेनेटिक मटेरियल इज है। जेनेटिक मटेरियल क्या आप सभी जानते हैं, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन इसका 17 का आंसर हो जाएगा बोथ डीएनए और आरएनए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ट्रिटिकल इज ए काइंड ऑफ। जो ट्रिटिकल है आप सबको पता है, सबसे पहला एकमात्र, सबसे पहला जो बनाया जाने वाला मैनमेड स्पीसीज है, क्रॉप है, वो है हमारा ट्रिटिकल, जो कि हमारा गेहूं मतलब वीट और राई के क्रॉस कराने से बनाया गया था। ठीक है, और ये अलग स्पीसीज है और ये अलग स्पीसीज है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑटो पॉलीपोलाइडी। इसके अलावा ये पॉलीपोलाइडी भी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव। आइलो मतलब होता है अलग, और ऑटो मतलब रहता है यहीं पे, तो वो स्वयं स्वयं की पॉलीपोलाइडी होती है। लेकिन हमारे यहाँ इसमें थ्योरेटिकल में देखेंगे तो वीट और राई दोनों ही अलग अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ड्यू टू। देखिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यदि जो जीन साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, आप सभी जानते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन गवर्न करने वाले बॉडी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो ये दोनों ही के वजह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट है, लीथल जीन्स, लीथल में होता है, हिंदी में देख सकते हैं घातक। तो नाम से ये स्पष्ट है इस प्रकार से, द जीन दैट का द डेथ ऑफ द बैरियर, यानी कि जिसके पास ये जीन होंगे वो मरने का ही कारण बनेंगे। जैसे कैंसरस जीन, कैंसरस होता है वो मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, काइज्मा इज है। आप सभी सोच रहे होंगे काइज्मा क्या है। ठीक है, देखिए जब भी क्रोमोजोम होता है, जब मियोसिस होता है उसके दौरान इसके अंदर जो भी इंटरचेंज होता है, तो इंटरचेंज कैसे होगा, तो यहाँ पे बनाते हैं काइज्मा, जहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसे हम बोलते हैं काइज्मा। ठीक है, यहाँ पे द काजेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो काइज्मा का फॉर्मेशन होता है। और द क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलता है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये दोनों क्या चीज़ है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, तो इसको हम बोल देंगे। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक क्रोमेटिड कैन बी सेड टू। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, एक क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम है, तो दोनों, हालांकि दोनों सेम होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो ये पूछा गया है कि एक क्रोमेटिड को हम क्या कह सकते हैं, हाफ क्रोमोजोम, फुल क्रोमोजोम, वन थर्ड क्रोमोजोम, नॉन ऑफ द अबव। देखिए इसको हम फुल क्रोमोजोम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप माइटोसिस में देखे होंगे कि एक ही क्रोमेटिड होता है, वो सिंथेसिस हो करके सिस्टर क्रोमेटिड बना लेता है, और उसके बाद से वो फिर डिवाइड हो जाता है, और फिर दोनों अलग अलग आकर के अपना डिवीजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक सेल से दो, मतलब माइटोसिस क्या बोलते हैं उसके, सोमैटिक सेल में होता है, तो उस हिसाब से इसको हम बोल सकते हैं फुल क्रोमोजोम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, ए म्यूटाजीन इज ए। म्यूटाजीन क्या है, जो म्यूटेशन काज कराता हो, इन केमिकल और द फिजिकल इंटाइटी दैट काज द म्यूटेशन। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय। तो जो जेनेटिक्स टर्म है वो बैटसन के द्वारा क्वाइंड किया गया था। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बैटसन। देखिए जितने भी टर्म है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, जीन हो गया, जीनोटाइप्स हो गया, ये सब सारी टर्म्स याद करने वाली चीज़ है, ये बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द टर्म जीन वाज गिवन बाय। जीन, अभी हमने बताया कि जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये दोनों तीनों ही जॉनसन ने दिया था, और बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 26 है, द टर्म म्यूटेशन वाज क्वाइंड बाय। तो म्यूटेशन जो टर्म है वो ह्यूगा डे बेरिज ने दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, द केमिकल म्यूटाजीन, सारे ही केमिकल म्यूटाजीन्स हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 27।
क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। कोशिका का जो ऊर्जा घर कह लीजिए, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये आपको हमको लगता है 5वीं कक्षा से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका को ऊर्जा घर कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए माइटोसिस, मियोसिस, ये जितने भी टर्म है, कुछ जीन, जेनेटिक्स, फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, ये सब सारी चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है। टर्म किसने दिया, म्यूटेशन का टर्म, तो ये सब सारी हमने लगभग 6-7 टर्म का ही पढ़ लिया। देखिए माइटोसिस का जो टर्म दिया था वो तो वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया था, यानी कभी कभी डब्ल्यू डब्ल्यू या वाल्टन फ्लेमिंग ने दिया था। और फार्मर्स मूरे ने मियोसिस का जो टर्म दिया था वो फार्मर्स मूरे ने दिया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द टर्म क्रोमोजोम वाज गिवन बाय द फॉलोइंग साइंटिस्ट। नीचे दिए गए साइंटिस्ट है, ये सारे ही क्रोमोजोम पे ही काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, ऐसा ना। जैसे कि वाल्डेयर है, वाल्डेयर ने क्रोमोजोम की जो टर्म वाल्डेयर ने ही दिया था, और स्ट्रासबर्गर ने इस पे बहुत सारा रिसर्च किया था। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा समाप्त होता है। क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं आपको, इससे सारे हमको लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत ज़रूर क्लियर हुए होंगे। अम, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेमेस्टर फर्स्ट की जो सारी पेपर सेट है उनका वीडियो का लिंक है, वहाँ पर जा कर के प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। साथ ही साथ हम सारे क्लास के लगभग मतलब जेनेटिक्स से या फिर जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज थिंग्स होते हैं वो सब सारी चीज़ पे वीडियो बनाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो भी सूचना वो मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।